अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया एंड कल के जो लेक्चर में हमने विटामिन ए पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 में डिफरेंट नाम है। आपको कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़ना भी है और सुनना भी है, ठीक है। इसको जो है ना वो कोशिश करनी है कि बार बार आप सुनो और साथ अगेन वही बात कि अपना रजिस्टर और पेन और बुक सारा जो भी आपका मटेरियल है वो आपने अपने पास रखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन हो या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको उसको साथ ही नोट डाउन कर लें। और इस तरह से एक तो आपके साथ के साथ नोट्स बनते रहेंगे और दूसरा आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या वो पॉइंट्स जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे वो आपको इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन डी। सबसे पहले हम ये क्या है कि हमारे पास फैट सोलेबल है। हम लोग कल हमने इसकी क्लासेस पढ़ी थी, तो हमने विटामिन्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। एक हमारे पास था वाटर सोलेबल विटामिन्स और एक हमारे पास थे फैट सोलेबल विटामिन्स। हमने फैट सोलेबल पढ़े थे, कल हमने विटामिन के पढ़ा था उसमें से। आज हम विटामिन डी पढ़ेंगे। तो अगेन वही पहला पॉइंट तो उसका वही होगा कि ये क्या है, फैट सोलेबल विटामिन्स हैं। इसका दूसरा नाम जो है, इसको हम जो है वो कह सकते हैं सनशाइन विटामिन्स भी बोलते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में आंसर मिल जाएगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड या रेफर्ड एज द सनशाइन विटामिन। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर इसका स्टीरोल से रिजेंबल करता है, और अगर फंक्शन देखें तो ये हार्मोन की तरह काम करता है। अभी आज के ही लेक्चर में हम थोड़ी देर में जस्टिफिकेशन देंगे कि हम इसको अब हार्मोन क्यों कहते हैं। अगर हम नेचर की इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो नेचर में ये 2 शक्लों में पाया जाता है, एक D2 है और एक D3 है। D2 का नाम हमारे पास एर्गोस्टिरोल है और D3 का नाम कोलिकैल्सिफेरॉल है। D2 जो है वो प्लांट्स के अंदर कॉमन हमें मिलता है, जबकि D3 जो है यानी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो हमारे पास एनिमल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनिमल के अंदर हमारे पास D3 फॉर्म ऑफ द विटामिन पड़ी हुई होती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एर्गोकैल्सिफेरॉल, अगर आप देखो तो यहाँ पे एल्गोस्टिरोल और हमारे पास यहाँ पे एर्गोकैल्सिफेरॉल है। वही बात कि थोड़े थोड़े स्पेलिंग और सारा जो नेम्स हैं आपने उसको बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है कि किस पॉइंट पे कौन सी नेम की बात हो रही है, कौन से मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो जो एनिमल की जो प्लांट में विटामिन की फॉर्म थी वो एर्गोस्टिरोल थी, लेकिन एर्गोस्टिरोल पे जैसे ही हमारे पास सन की रेस जो हैं वो पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती है एर्गोस्टिरोल में, तो वो एर्गोस्टिरोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एर्गोकैल्सिफेरॉल। अब ये एर्गोकैल्सिफेरॉल जो है ये हमारे पास प्रो विटामिन फॉर्म है, यानी ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म नहीं है। लाइक आपका मैं आपको उसी एग्जांपल से रिलेट करूँगी जो आपको नोन है। हमने पेप्सिन पढ़ी थी कि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है और हमारे पास पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है। बॉडी में वो क्या किस फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रहता है। जैसे ही प्रोटीनियस डाइट इनटेक होती है तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पेप्सिन और फिर वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर देता है। सेम केस विद दैट विटामिन कि हमारे पास ये जो विटामिन है ये प्रो विटामिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी अपने इनएक्टिव फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो जो इनएक्टिव फॉर्म है प्लांट से या एनिमल से ली हुई, उसके नाम जो है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल है और इसी तरह से कोलिकैल्सिफेरॉल है। ये दोनों जो हैं वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है या प्रो विटामिन हम इसको बोलेंगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सोर्सेज पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हम विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं। सोर्सेज हमारे पास 2 तरह से हैं, एक तो हमारे पास सनलाइट है और दूसरा हमारे पास डाइटरी सोर्सेज हैं। सनलाइट हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये हमारे पास सनशाइन विटामिन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से कि हमारे पास एक प्रो विटामिन का प्रिकर्सर होता है स्किन के अंदर पड़ा हुआ। जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो कोलिकैल्सिफेरॉल के अंदर चला जाता है और कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो फिर अपनी एक्टिवेशन स्टेज या एक्टिवेशन के प्रोसेस से पास थ्रू करता है और हमारे पास एक बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गया कि हम सनलाइट से भी विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं। और दूसरे हमारे डाइटरी सोर्सेज हैं। डाइटरी सोर्सेज में से हमारे पास जो फिश लीवर ऑयल है
वो रिच सोर्स होगा विटामिन डी का। मॉडरेट अमाउंट के अंदर हमारे पास विटामिन डी जो होगी वो किस किस मटेरियल से मिलेगी, एग यॉक से, मार्गरीन से और लार्ड से, जबकि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये बटर, ये चीज़ वगैरह के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। ये कुछ डाइटरी सोर्सेज थे विटामिन डी के। ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास एर्गोस्टेरोल जो है प्लांट के अंदर पड़ा हुआ होता है। सनलाइट के बाद वो अपनी प्रो विटामिन फॉर्म के अंदर चला जाता है, दैट इज़ द एल्गोकैल्सिफेरोल। यहाँ पे आपने इसको इस सारे स्ट्रक्चर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास OH कितने पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जब हम आगे इसको नाम देंगे अपनी जो ये एक्टिवेशन की फेजेस से गुजर रहा होगा तो हम इसके डिफरेंट नाम देंगे, तो वो सिर्फ OH की बेस पे ही जो है ना वो OH ग्रुप की बेस पे ही हमने उसको देखते जाना। इफ़ वी टॉक अबाउट द एर्गोस्टेरोल, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स के अंदर, लेकिन एर्गोस्टेरोल एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, तो इस वजह से इसकी क्या है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। कैल्सिफेरोल की फॉर्म में ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी एर्गोस्टेरोल को किस में कन्वर्ट होना है, हमारे पास कैल्सिफेरोल में। ठीक हो गया। हमने भी यही पढ़ा कि हम ये क्या है कि ये बेशक प्लांट के अंदर अबंडेंट पड़ा हुआ है इस फॉर्म के अंदर, लेकिन इस फॉर्म के अंदर हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस फॉर्म के अंदर वो न्यूट्रिशनली जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो इसको यूज़ में लाने के लिए या इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको एक दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, दैट विल बी द एल्गोकैल्सिफेरोल। और ये एल्गोकैल्सिफेरोल जो होगा फिर हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये तो था हमारा डाइट से लिया हुआ। अब हमारे पास प्रोटीन अपनी जो बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है, दैट इज़ द 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल। ये सब्सटेंस का नाम है 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल। ये बनता है कोलेस्ट्रोल से इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड प्रिंसिपली लिवर, passed on to the skin where it undergoes the activation to vitamin D3 by the action of solar UV rays। यानी जो डाइटरी इनटेक हुआ कोलेस्ट्रोल था आपकी डाइट के अंदर, ठीक है, उस कोलेस्ट्रोल से हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ द 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल। ये 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल जो है वो पास किया जाता है टू द स्किन, यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर या लीवर के अंदर कोलेस्ट्रोल जो है वो इस सब्सटेंस के अंदर चला जाएगा। अपने इस साइड से ये स्किन तक पास किया जाएगा, जहाँ पे हमारे पास स्किन के अंदर जैसे ही यूवी लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द कोलीकैल्सिफेरोल विच इज़ द प्रो विटामिन फॉर्म ऑफ विटामिन D3। अगेन बताने जा रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, या तो लीवर के अंदर या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर कोलेस्ट्रोल से एक सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल। ठीक है, ये स्किन के अंदर, ये अब इन लीवर के अंदर या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर बन गया। अब यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द स्किन। स्किन में ये जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, एक्सपोजर होगा सनलाइट के साथ, तो 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रो विटामिन फॉर्म विच इज़ द कोलीकैल्सिफेरोल। अब एब्जॉर्प्शन की बात है कि अभी यहाँ से हमने देखा कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा या फिर लीवर के अंदर जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये सिंथेसिस हो रही है प्रिकर्सर की। तो फिर उसके लिए जो है, जैसे बाकी फैट सोलेबल विटामिन्स को बाइल सॉल्ट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर देयर बेटर एब्जॉर्प्शन, सेम केस विद दैट ऑफ द विटामिन डी, कि विटामिन डी भी बाकी दूसरे फैट सोलेबल विटामिन्स की तरह अपनी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द ड्यूडेनम एंड ड्यूजेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल सॉल्ट्स रिक्वायर करता है। बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में जो ड्यूडेनम और ड्यूजेनम से एब्जॉर्प्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी या फेवर करेगा। अब एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद ये कैरी किया जाएगा इन द काइलोमाइक्रोन ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिम्फ इन कॉम्बिनेशन विद द सीरम अल्फा-2 ग्लोब्यूलिन इन द ब्लड प्लाज्मा। कोलेस्ट्रोल से 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रोल बना, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको कहाँ पे ले जाया जाएगा, उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर किया जाएगा, किस के साथ,
काइलो माइक्रोन ड्रॉपलेट्स के साथ। ये वो लिम्फ के ड्रॉपलेट्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से फैट्स और TAG को जो है वो लेकर जाते हैं टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया, ओके। एंड अब ब्लड के अंदर आ गए, तो ब्लड के अंदर किस प्रोटीन के साथ मिलकर ये जाएंगे? अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन या ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, उसके साथ ये कंबाइन करेंगे और फिर क्या होंगे, ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे। अब विटामिन D2 हो या D3 हो, दे आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव। इनका जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी के अंदर और ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट किए जाएंगे। एक्टिव फॉर्म इज द कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। ट्रायोल यानी 3OH ग्रुप होंगे। अभी हम देख कर आए कि हमारे पास सिंगल OH ग्रुप था, अपनी जो इसका प्रीकर्सर था या जो प्रोविटामिन फॉर्म थी विटामिन D की, आइदर प्लांट सोर्स हो और एनिमल सोर्स हो। ये स्लाइड हमारी हो गई। नेक्स्ट हम अब करेंगे कि हम इसको बायोलॉजिकली एक्टिव किस तरह से करेंगे। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो है वो हमारे पास कैल्सीट्रायोल है, जो कि इसकी जो सिंथेसिस है, बायोलॉजिकली एक्टिवेशन जो है वो 2 ऑर्गन्स के अंदर होगी, एक लीवर होगा और दूसरा हमारे पास किडनीज होंगी। सबसे पहले हम लीवर के अंदर देख लेते हैं। लीवर के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा आपका कैल्सीफिरोल से, ठीक है। कोली कैल्सीफिरोल जो होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द कैल्सीडायोल, यानी यहाँ पे क्या होगी, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिलेशन होगी, OH ग्रुप की एडिशन होगी। विटामिन D2 हो या विटामिन D3 हो, ये अपनी स्पेसिफिक डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी और ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी टू द लीवर। एक हमने वो देखा जब हमारे पास कोलेस्ट्रोल से जो है वो आपका एक प्रिकर्सर होगा, वो बनेगा 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो स्किन के पास जाएगा, वहाँ से वो अपनी प्रोविटामिन फॉर्म यानी कोली कैल्सीफिरोल में चला जाएगा। और एक हमने सोर्स देखा डाइट से। डाइट में क्या होगा, एनिमल डाइट, या अगर आपका एनिमल सोर्स है तो एनिमल सोर्स में किस फॉर्म में आएगा, एनिमल सोर्स से किस फॉर्म में आएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, कोली कैल्सीफिरोल। और अगर आप प्लांट सोर्स से ले रहे हैं तो प्लांट सोर्स जो होगा वो किस फॉर्म में आएगा, एर्गो कैल्सीफिरोल में। एक एडिशनल स्टेप है सिर्फ अगर स्किन से लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में ले रहे हैं, कोली कैल्सीफिरोल की फॉर्म में ले रहे हैं, तो कोली कैल्सीफिरोल से एंड तक ये हमारा आखिरी पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन है। सिर्फ इतने 2 to 3 स्टेप्स उसकी जो होगी वो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगी। बट इफ़ इन दिस केस जब आपकी प्रोटीन जो है वो विटामिन D जो है वो स्किन प्रिकर्सर से बनेगा, स्किन के अंदर पड़े हुए मॉलिक्यूल से बनेगा, तो वहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, बाकी सारा वही है, ठीक है। कोली कैल्सीफिरोल जो होगा वो हमारे पास बाइंड करेगा स्पेसिफिक डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लीवर के अंदर, जहाँ पे उसकी एक्टिवेशन होगी। अब लीवर के अंदर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी एट द पोजीशन नंबर 25 विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज 25 हाइड्रोक्सिलेज इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है दैट विल बी नेम्ड एज 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये 25 हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, OH ग्रुप को ऐड कर देगा इन द 25 एट द 25 पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। और अब जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा, कैल्सीडायोल। 2 OH ग्रुप आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब इस स्टेप के लिए कौन से कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होगा, NADPH चाहिए होगा एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी इस स्टेप को प्रोसीड करने के लिए। अब ये जो कैल्सीडायोल है ये हमारे पास एक मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म है विटामिन D की। विटामिन D बॉडी के अंदर अगर स्टोर होगा तो कैल्सीडायोल की फॉर्म में होगा, या सर्कुलेटरी अगर उसमें है सिस्टम के अंदर तो तब भी कैल्सीडायोल की फॉर्म में ही होगा। अब ये जो कैल्सीडायोल है इसकी ऑटो रेगुलेशन होगी, यानी ये अपनी रेगुलेशन खुद करेगा अपना जो है वो। अगर तो कैल्सीडायोल का लेवल जो है वो ज़्यादा है तो इनहिबिट करेगा, और अगर कम है तो एक्टिवेट करेगा, ताकि आपकी जो एक नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक हो गया।
ये था हमारा एक्टिवेशन इन द लीवर। ये वही बात है कि हमारे पास 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल जो था वो स्किन डर्मिस या एपिडर्मिस के अंदर पड़ा हुआ था। यूवी लाइट इस पे पड़ेगी तो ये हमारे पास प्रो वाइटामिन आ जाएगा कोलिकैल्सिफेरॉल। ये कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द कैल्सीडायोल या 25 OH कोलिकैल्सिफेरॉल। बड़ा नाम है, कैल्सीडायोल छोटा नाम है। इट्स अप टू यू कि आपने किसको साथ लेकर चलना है। दोनों साथ लेकर चलोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आप, लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में कैल्सीडायोल के बजाय बड़ा नाम ले लेता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर भी जो किडनी के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स के अंदर पड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें एक एंजाइम पड़ा होगा 1 अल्फा के नाम से, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के नाम से। वो क्या करेगा, फर्दर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, लेकिन अब किस पोजीशन पे करेगा, एट पोजीशन 1। और इस तरह से हमारे पास 3 OH ग्रुप हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। एक हमारे पास पहले ही पड़ा था इधर, एक OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ और दूसरा OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ, तो टोटल हमारे पास 3 OH ग्रुप हो गए। और ये 3 OH ग्रुप जो है वो हमारे पास कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है वो आ जाएगी। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास अभी तक हमने देखा था कि कैल्सीडायोल बना था लीवर के अंदर। अब ये कैल्सीडायोल जो है वो अपनी इसी तरह से विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू द किडनीज। किडनी के जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स होंगे उनमें पड़े हुए जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उस माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के अंदर या उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होगा, दैट विल बी द 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, बट एट दिस टाइम द हाइड्रोक्सिलेशन विल बी एट पोजीशन 1। सेम हमारे पास को एंजाइम्स और को फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे जो भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, यानी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा, NADPH रिक्वायर्ड होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी फॉर प्रोसेस। इनके साथ साथ हमारे पास 3 मोर एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। दीज 3 आर फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास एक फैमिली है एंजाइम्स की। इसको आप लोग अपनी फार्मा के अंदर पढ़ लिया होगा आप लोगों ने फार्मा के अंदर कि यहाँ ये जो है वो प्रोटीन ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म बन गई कैल्सीट्रायोल। अब इस कैल्सीट्रायोल को रेगुलेट किस किस तरह से किया जाएगा, बॉडी के अंदर इस कैल्सीट्रायोल का लेवल किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। 3 फैक्टर्स हैं जो कि इसकी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो तो इसकी अपनी खुद की रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है, जिसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं, कि ये अपने लेवल को खुद मेंटेन करता है। लेवल कम होगा इसका ब्लड के अंदर तो ये अपने जो एंजाइम्स हैं जो कि उसकी हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा देगा। एक्टिवेशन हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्सीट्रायोल बनेगा और एक लेवल आएगा कि आपका जो लेवल कम था, एक टाइम आएगा कि आपका जो लेवल कम था वो मेंटेन हो जाएगा और सारा रिवर्स हो जाएगा इन द ऑपोजिट केस। ठीक है, तो एक तो सेल्फ रेगुलेशन होगी, दूसरा हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन होगा जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है, एंड थर्ड फैक्टर इज़ द सीरम फॉस्फेट लेवल। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिलकर जो लेवल ऑफ कैल्सीट्रायोल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। अब नीचे उसने एक सिनेरियो बताया हुआ है कि हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया के केस में, हाइपो मीन्स डिक्रीज, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम का लेवल इन द ब्लड। ठीक है, कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, हमने नॉर्मल लेवल तक लेकर जाना है। होम्योस्टेसिस यही होता है ना बच्चे, कि आपने क्या करना है, उस लेवल को मेंटेन करना है, एक बैलेंस लेकर आना है। अब क्या हुआ है कि बैलेंस से गिर गया, एक नॉर्मल लेवल से कैल्शियम का लेवल गिर गया, अब उसको वापस ऊपर लेकर आना है। उसको वापस ऊपर लेकर आने के लिए आपको कैल्सीट्रायोल की जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन या स्पीड के साथ जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, ताकि आप उस डिक्रीज लेवल को वापस अपने ओरिजिनल लेवल या नॉर्मल लेवल तक लेकर आ सकें। ठीक हो गया, ये हमारे पास केस हो गया।
और इसके लिए हमारे पास PTH रिक्वायर्ड है, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन रिक्वायर्ड है, और दूसरा उसने बताया कि हमारे पास ये जो है अपने ही लेवल से भी मेंटेन किया जाता है कैल्सीट्रायोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन बेसिकली इसका काम क्या है कि इसने कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को जो है वो मेंटेन करना होता है विद इन द ब्लड। ये हार्मोन की तरह 3 डिफरेंट इसकी जो है वो टारगेट साइट्स हैं जहाँ पे इसने टारगेट करना है। 3 टारगेट टिश्यूज़ हैं, एक हमारे पास इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं और बोन्स हैं। अब हम इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर कैल्सीट्रायोल का क्या फंक्शन होगा, कि कैल्सीट्रायोल जो होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बढ़ा देगा, ठीक है। यानी जितनी डाइट के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट्स आएंगे वो क्या होंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो बढ़ा देगा। किस तरह से बढ़ाएगा, अब इस तरह से होता है कि जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो कैल्सीट्रायोल के साथ बाइंड करेंगे, या कैल्सीट्रायोल जो है वो बाइंड करेगा इंटेस्टाइनल सेल के साथ और कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये जो इसका रिसेप्टर होगा वो साइटोसोलिक रिसेप्टर है। ये कॉम्प्लेक्स अप्रोच करेगा न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, स्पेसिफिक DNA के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस स्पेसिफिक जीन की, वो जीन जिसने के इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, उसकी कोडिंग रखा हुआ है, ठीक है, उस जीन की जो है वो एक्टिवेशन बढ़ा देगा। यानी उस जीन से क्या करेगा, रैपिड सिंथेसिस कराएगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की। जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। जब ज़्यादा बाइंडिंग प्रोटीन होगी तो ज़्यादा कैल्शियम बाइंड करेगा, और ज़्यादा कैल्शियम बाइंड करेगा तो उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल जो होता है वो सिमिलर होता है टू द एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड हार्मोन की अगर हम बात करें कि स्टीरॉयड हार्मोन किस तरह से काम करता है, तो इसी तरह से जैसे हम अभी पढ़ कर आए हैं कि जो हार्मोन होगा वो अपने रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके न्यूक्लियस के या DNA के उस पार्ट को जो है वो स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा, जो कि क्या करेगा, उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है, यानी जिसने उस प्रोटीन को बनाना है, ठीक है। अब या तो अगर तो एक्टिवेट करेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़नी शुरू हो जाएगी, अगर सप्रेस करेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस कम होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और इस तरह से आपकी जो टारगेट सेल्स के अंदर जीन की एक्सप्रेशन है वो मॉड्यूलेट होगी। द नेक्स्ट इज द एक्शन ऑन द बोन्स। बोन्स के अंदर किस तरह से होता है कि जो कैल्सीट्रायोल होता है वो कैल्शियम के अपटेक को, कैल्शियम अपटेक फॉर द डेपोजिशन एज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास बोन के अंदर एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो आप पीछे पढ़ कर आए हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अब बोन फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, कैल्शियम रिक्वायर्ड है। अगर आपको याद हो ओसिफिकेशन वाला लेक्चर, तो उसके अंदर हमने इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रस ओसिफिकेशन पढ़ी थी कि हमारे पास एक पहले ओस्टियोइड बनता है, ठीक है, जो कि मिनरलाइज्ड नहीं होता। उस ओस्टियोइड के अंदर जब मिनरल्स की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है तो फिर हम उसको बोनी टिश्यू कहना शुरू करते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो बोन की फॉर्मेशन है और जो मिनरल्स की डिपोजिशन है उसके लिए कैल्सीट्रायोल एसेंशियल है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होगी। कैल्शियम जब तक नहीं डिपॉजिट होगा तब तक आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, हेल्दी नहीं होगी। तो फिर हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम है वो एक इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है कैल्शियम और फॉस्फेट का। जब आपके पास एक्सेसिव क्वांटिटी में पड़ी होंगी दोनों कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो उसको उठा के बोन पे डिपॉजिट कर देंगे, और एट द टाइम ऑफ नीड अगर किसी भी तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो फिर बोन से उठा के आप उसको उस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं इन द ब्लड। The calcitriol along with the PTH increases the mobilization of calcium and phosphate from the bone, causes the elevation of plasma calcium and the phosphate। वही अभी बात के ना सिर्फ वो उसकी डेपोजिशन कराता है बल्कि एट द टाइम ऑफ नीड उसको कैल्शियम को ब्लड से उठा के प्लाज्मा के अंदर भी डाल देता है ताकि
आपका जो डिक्रीज लेवल हुआ है वो कम हो सके। अगेन ये वही बात है कि सारा जो आप पीछे पढ़कर आए हैं कि किस तरह से हमारे पास इसकी एक्टिवेशन होगी, किस तरह से इसकी जो है वो जीन जो है वो रेगुलेट करेगा, और किस तरह से बोनी टर्नओवर में ये कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होगा। किडनीज में अगर हम देखें तो किडनीज में दो काम होंगे कि उसकी आप मिनिमम एक्सक्रीशन कराएं और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराएं। इन दोनों कामों से क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम का लेवल होगा या फॉस्फेट का लेवल होगा वो रीस्टोर किया जा सकेगा, अगेन टू द नॉर्मल लेवल पे ले जाया जा सकेगा। जब बॉडी से बाहर नहीं जाएगा कैल्शियम और उसको मैक्सिमम वापस ब्लड के अंदर ले जाया जाएगा तो फिर आपका जो लेवल होगा कैल्शियम का वो मेंटेन हो जाएगा। The sequence of events that take place in response to low plasma calcium concentration and the action of calcitriol on intestine, kidney and bone ultimately leading to increase in plasma circulation। के एक कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया, उस डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल को मीट करने के लिए इंटेस्टाइन, किडनी और बोन के अंदर जो प्रोसेसेस हुए, जो भी हम देख कर आए, इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, किडनी के अंदर मिनिमम एक्सक्रीशन हो जाएगी और बोन के अंदर क्या होगा कि आपकी बोन से मोबिलाइजेशन होगी कैल्शियम की टू द ब्लड। ये तीनों काम होंगे और इन तीनों कामों के रिजल्ट में जो प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल होगा वो क्या किया जाएगा, वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये वही सारी कहानी लिखी हुई है कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम कम हो गया, पीटीएच हार्मोन बढ़ जाएगा। इस केस में जब पीटीएच हार्मोन बढ़ जाएगा तो हमारे पास बोन से कैल्शियम उठा लिया जाएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा ली जाएगी और रीनल रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी कैल्शियम की, और ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो वापस क्या करेंगे, प्लाज्मा के लेवल को इन्हांस करेंगे टू द नॉर्मल लेवल। अब हम हमने ये सबसे पहले पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास स्टेरॉइड से मिलता है और इसका फंक्शन जो है वो हार्मोन की तरह का है। अब वो इसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हम इसको हार्मोन क्यों कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हार्मोन से रिजेंबल करते हैं। जिस तरह से हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, कोलिकैल्सिफेरोल भी जो है वो बॉडी के अंदर बनता है, हार्मोन्स भी जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव किए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ये क्या कहते हैं विटामिन डी है वो भी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह से हार्मोन्स के स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, सेम केस विद दैट ऑफ द विटामिन के कैल्सिट्रायोल के भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हैं इंटेस्टाइन, बोन, किडनीज। इफ वी टॉक अबाउट द एक्शन ऑफ द विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का एक्शन बिल्कुल स्टीरॉयड हार्मोन के जैसा है, जैसे हम अभी पढ़ कर आए कि हार्मोन कैल्सिट्रायोल जो होगा वो अपने स्पेसिफिक साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जीन की जो है वो स्टिमुलेट करेगा और इस तरह से बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिनोमायोसिन डी इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल। This supports the view that the calcitriol exerts its effect on the DNA leading to synthesis of RNA transcription। ठीक है, यानी जैसे जैसे हार्मोन का जो है वो इनहिबिटर होता है, सेम केस विद दैट ऑफ द विटामिन डी। द लास्ट वन पॉइंट इज़ कि हमारे पास जैसे हार्मोन जो है वो सेल्फ रेगुलेट किए जाते हैं तो विटामिन डी भी जो है वो सेल्फ रेगुलेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वो डेफिशिएंसीज या वो डिजीजेज जो कि एसोसिएटेड हैं विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। 3 डिजीजेज हैं, रिकेट्स है, ओस्टियोमलेशिया है एंड रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी है। रिकेट्स जो है हमारे पास वो डेफिशिएंसी है ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आपको पता है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन है, इट मीन्स उसको क्या रिक्वायर्ड होगी, एक्सेसिव कैल्शियम रिक्वायर्ड होगी उसकी बोन्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी जो है वो टीथ के लिए और बाकी सारा स्केलेटन को मेंटेन करने के लिए। अब अगर उसकी डेफिशिएंसी एट दिस ग्रोइंग एज होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रोथ होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो किसी ना किसी तरह से अफेक्ट हो रही होगी। तो यहाँ पे उसने यही बताया कि हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे अपने ऑर्डर फैशन में। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो जिस तरह से प्रोलिफरेट करते हैं उस तरह से इस विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर जो होंगे वो प्रोलिफरेट नहीं कर सकेंगे। जब वो प्रोलिफरेट नहीं कर सकेंगे तो इट मीन्स सारा जो बोनी स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब हम अगर रिकॉल करें उस सारे लेक्चर को, हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन थी
जिसमें हमारे पास पहले कार्टिलेजिनस मॉडल बनता है, वो कार्टिलेजिनस मॉडल जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोनी टिश्यू। अब उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स थे या कॉन्ड्रोसाइट्स थे वो डिग्रेड हो रहे थे और उसकी जगह पे हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आ रहे थे या ओस्टियोसाइट्स आ रहे थे जो बोन्स के अपने सेल्स हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही थी। ओस्टियोब्लास्ट ने ओस्टियोइड को सिक्रीट किया था, ओस्टियोइड की मिनरलाइजेशन हुई थी और हमारे पास एक बोनी टिश्यू बन गया था। ये सारी कहानी थी हमारे पास ओसिफिकेशन की। तो अब जब आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी तो आप खुद देख लें कि किस तरह से सारी बोन्स जो होंगी वो अफेक्ट होगी, बोन्स की ग्रोथ। अब जब बोन्स की ग्रोथ सही से नहीं होगी तो जॉइंट्स भी सही से काम नहीं करेंगे और जो आपका ऑब्वियसली आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की हुई होती है ढांचे ने, स्केलेटन ने, अब जब वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो किस तरह से जो है वो एक पूरी शेप को मेंटेन कर सकेगा। अब क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे कि हमारे पास बेंडिंग होगी लॉन्ग बोन्स की जो कि डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। वो डिफॉर्मिटीज़ क्या होंगी? बो लेग्स, नॉक नीज, एंकल, नी, रिस्ट एंड एल्बो स्वेलन हो सकते हैं ड्यू टू एपिफेजियल कार्टिलेज। बो लेग्स ये हमारे पास एक जो है वो प्रॉपर कंडीशन है जो कि रिकेट्स के साइंस एंड सिम्टम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास बो नीज होंगे, ठीक है। बो नीज का बो लेग्स होंगी या इसका क्या मतलब है कि आपके जो नी जॉइंट्स होंगे उनके बीच में गैप या वो क्या होंगी? बेंड हुई होंगी एक्सटर्नली। आप ये देख रहे हो कि ये बाहर को मुड़ी हुई हैं, तो दिस इज़ द बोनी। और नी नॉक के केस में क्या होंगे कि दोनों नीज जो होंगे वो टच होंगे आपस में, ठीक है, यानी स्पेस रिड्यूस हुई भी होगी बोथ ऑफ द नीज के ऊपर। द नेक्स्ट सिम्टम वॉज कि हमारे पास एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? स्वेलन होंगे। अगली जो बात है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फोंटेलिन्स हैं वो क्या होंगे? प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगे, जिसकी वजह से हॉट क्रॉस बन अपीयरेंस होगी हेड की। अब हमारे पास अगर आप इसको पढ़ें, क्या कहते हैं, फोंटेनिलिस को देखें कि वो क्या होते हैं, तो ये हमारे पास आप सूचर्स पढ़ कर आए थे। सूचर्स हमारे पास जॉइंट का दूसरा नाम था जो कि स्कल के अंदर था, जहाँ पे आपकी दो स्कल्स की बोन मीट करती हैं। तो बेबी के अंदर 1 मंथ और 2 मंथ बेबी के अंदर क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, एक तो पहले वो खुद सॉफ्ट हुई होती हैं और वो फुली फ्यूज्ड नहीं होती, ठीक है। जो हेड का सरकमफेरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी, हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि जो बोन्स होंगी वो अब क्योंकि उसके बीच में मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, सॉफ्ट पार्ट होगा, तो वो उसकी फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, ये एक नॉर्मल बेबी के अंदर। तो फिर जो विटामिन डी डेफिशिएंट बेबी होगा उसके अंदर ये फ्यूजन प्रॉपरली नहीं होगी और उसकी जो हेड की अपीयरेंस होगी वो हॉट क्रॉस बन शेप्ड होगी। और रिब्स जो होंगे वो बीडेड अपीयरेंस होंगे। चेस्ट जो होगी वो पिजन ब्रेस्ट की तरह की होगी। चेस्ट जो होगी वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी जैसे कबूतर की होती है, सेम इस केस में भी हमारे पास इस तरह की चेस्ट होगी जिसको हम पेक्टस कैरिनेटम बोलते हैं। टीथ की बात करें तो टीथ जो हैं वो लेट निकलेंगे और डीफॉर्म होंगे। ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थी कि किस तरह से रिकेट अपीयर होगा। ऑस्टियोमलेशिया भी हमारे पास रिकेट की तरह की ही चीज़ है, यानी दोनों का जो पैथोफिजियोलॉजी होगी, ये दोनों के पीछे जो मैकेनिज्म होगा वो क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ही है। सिर्फ एज का डिफरेंस था, वो ग्रोइंग एज के अंदर थी, ये बाद में एडल्ट्स के अंदर जब डेफिशिएंसी होगी विटामिन की तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे, लेकिन अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर होगी तो उसको हम रिकेट्स बोलेंगे। एक तो ये रेयर कंडीशन है और ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम पे जो है वो क्या होगा कि इंक्रीज्ड डिमांड होती है कैल्शियम की
और जब डिमांड पूरी नहीं हो रही, इंक्रीज्ड डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी के जो कैल्शियम रिजर्वायर्स होंगे, जो कैल्शियम स्टोरेज होगा वो यूज़ होना शुरू होगा, वहाँ से डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से बोन के ऊपर जो डेपोजिशन है, ये जो विटामिन डी है वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगली एक और फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताई हुई है कि हमारे पास उन क्लाइमेट्स के अंदर रहने वाली ख़वातीन में जो है वो ओस्टियोमलेशिया देखा गया है, जहाँ पे सनशाइन जो होगी वो स्कैंटी होगी, और यहाँ पे ऐसी एनवायरनमेंट में या ऐसी क्लाइमेट के अंदर जो कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब डिक्रीज़ हो जाएगी तो अब इसका क्या होगा कि मिनरलाइजेशन नहीं होगी, बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी एंड दे विल बी प्रोन टू फ्रैक्चर। यानी एक नॉर्मल हेल्दी बोन जो इतने स्ट्रेस को बियर कर सकती है, ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर वो जो एक नॉर्मल वो जो स्ट्रेस है वो फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। द अदर कंडीशन इज़ रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसके अंदर हमारे पास जो रीनल पैरेन्काइमा है वो लॉस हो जाता है किसी भी डिजीज़ की वजह से। उसके लॉस के रिजल्ट में जो कैल्सिट्रायोल की एक्टिवेशन है, उसकी एब्जॉर्प्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, यानी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब जब कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पीटीएच इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। पीटीएच इंक्रीज़ होगी तो जो बोन के ऊपर पड़ा हुआ कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ वो मोबिलाइज हो जाएगा, वो वहाँ से उठा लिया जाएगा और एट दी एंड आपकी बोन्स का जो टर्नओवर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, या बोन्स जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे एंड दिस कंडीशन विल बी नोन एज द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ये 3 कंडीशंस थी जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के साथ एसोसिएटेड थी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। सिर्फ नाम याद रख लें, थोड़ी थोड़ी बातें याद रख लें, इतना ज़्यादा चाहे डिटेल से ना याद रखें। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अब आप उस हिसाब से देख लें, तैयार कर लें, और जो आपको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।